कुल मिला के वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा असहज सा महसूस करता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दबाव को झेल नहीं पाए, और कई लोगों ने तो मैं फाइट तक कर लिया, पर पूरे ही प्रोसीजर के अंदर जो मरा वो सिर्फ वो आम आदमी मरा, क्योंकि बिल्डर तो मरा नहीं उस चीज़ में। एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ये दर्द है, पर यही कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पार्शली ये सच भी है। और कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे कि जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए काम किया, उसको बनाने की बजाय उससे जो पैसा आया उससे दूसरी लैंड खरीद ली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से आगे, ऐसे करते गए, पर जो पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था उन्होंने बनाया ही नहीं। हेलो एंड वेलकम टू टुडेज एपिसोड ऑफ शिप्रा वाइज। आज हम एक बहुत ज़रूरी और ग्राउंड रियलिटी से जुड़े हुए टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बैंक लोन, बैंक नोटिसेस और रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। और इसके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं एडवोकेट जितेंद्र अत्री जी, जो एक प्रैक्टिसिंग लॉयर होने के साथ साथ रियल एस्टेट और बैंक लोन्स, बैंक नोटिसेस, इसका एक लंबा और एक बहुत प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रखते हैं। पिछले 22 साल से उन्होंने ऐसे बहुत लोगों की मदद की है जो इन्हीं सब से जूझ रहे हैं और शायद इतना स्ट्रेस में हैं कि एक्सट्रीम स्टेप्स तक लेने पर मजबूर हो चुके हैं। एंड इन हिज करियर एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर एंड हेल्पिंग दीज पीपल he has literally helped people get out of the mess that is created by the society or by the pressure of owning a real estate project. So let's dive into it. जितेंद्र जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है कि बैंक नोटिसेस क्यों आ रहे हैं या फिर लोन में इंसान फंस कैसे जाता है, ये प्रोजेक्ट्स रुकते क्यों हैं। तो कंसिडर कि मैं एक 5 साल की हूँ, सो लाइक हाउ यू विल एक्सप्लेन अ चाइल्ड, आप ये पूरा इकोसिस्टम एक बार मुझे समझाइए कि इंसान क्यों फंसता है और ये प्रोजेक्ट्स रुकते क्यों हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा जो हकीकत में लोगों के दर्द से जुड़ा हुआ है। और हकीकत में लोगों को पता नहीं कि सिचुएशन होती क्यों है, लोगों को सिर्फ दिखता है अखबारों में या टीवी के माध्यम से लोग सुनते हैं। रियल एस्टेट के अंदर अधिकतर वो प्रोजेक्ट रुके हैं, और अधिकतर सिर्फ नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो दिल्ली, एनसीआर, गुड़गांव वगैरह, जहाँ पे चाहे वो बिल्डर की इंटेंशन ख़राब थी या कुछ एक मार्केट कंडीशन ऐसी रही, या और भी बहुत सारे ऐसे कारण थे कि जो प्रोजेक्ट उनको टाइम पे डिलीवर होने थे कि 2 साल में, 3 साल में बनने थे, उनको लगभग 10-10 साल हो गए हैं, पर वो अभी तक बने नहीं। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वह व्यक्ति बिना बात पिस गया जिसने होम लोन लिया था। वो उधर तो होम लोन की EMI दे रहा है, और गलती से अगर वो व्यक्ति बेचारा किराए पे रह रहा था तो उधर वो किराए की EMI पे कर रहा है, उधर उसके डेली के खर्चे हैं, तो वो करे क्या। अगर EMI पे करता है तो वो वैसे मर गया, EMI पे नहीं करता तो उसका सिविल ख़राब हो गया और बहुत सारी दिक्कत, फिर रिकवरी वाले आते हैं, बैंक वाले, वो करे क्या आखिर। बिल्डर से रिलेटेड अगर बात होती है तो बिल्डर या तो कहीं भग गए, या वो किसी ना किसी लिटिगेशन में फंसे हुए हैं, या प्रोजेक्ट बन नहीं पाया। अब इसको थोड़ा बारीकी से देखेंगे तो जिस भी बिल्डर की अगर इंटेंशन ठीक थी और उसने जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया तो कोई नहीं फंसा। आप देखेंगे पिछले काफ़ी लंबे समय में उनसे छोटे छोटे बिल्डर थे जिन्होंने ईमानदारी के साथ काम किया, वो आज बहुत बड़े ग्रुप बन गए। और कुछ ऐसे बहुत बड़े बड़े ग्रुप थे कि जिन्होंने एक प्रोजेक्ट के लिए काम किया, उसको बनाने की बजाय उससे जो पैसा आया उससे दूसरी लैंड खरीद ली, दूसरी से तीसरी, तीसरी से आगे, ऐसे करते गए, पर जो पैसा जिस प्रोजेक्ट के लिए आया था उन्होंने बनाया ही नहीं। लास्ट में कहीं जब वो फंसे तो सारे ही प्रोजेक्ट बीच में स्टक हो गए। उसके अंदर जो मरा वो आम आदमी मर गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो करे क्या। इधर जब बैंक अपना रिकवरी का प्रोसेस स्टार्ट करता है तो बैंक जिस भी तरीके से उनको नोटिस भेज रहा है या पहले उनको बात कर रहा है, फिर या रिकवरी के जो भी माध्यम है, कुल मिला के वो व्यक्ति अपने आप को बड़ा असहज सा महसूस करता है कि उसके साथ कोई भी नहीं है। दूसरा, एक तो फाइनेंशियल लॉस हुआ, उसके सपने टूट गए। इसके अलावा आज वो अकेला है, अब वो करे क्या। तो ये सारा का सारा एक ऐसा चक्रू है जिसके अंदर वो व्यक्ति फंसा हुआ है, और एक अच्छे मार्गदर्शन और स्ट्रैटेजी और एक आप कह सकते हैं कि कंसल्टेशन और गाइडेंस के अभाव में वो अपने आप को बड़ा दबा हुआ महसूस करता है और असहज सा महसूस करता है कि अब करें क्या। तो अगर उसको सही तरीके से आप स्ट्रैटेजी बताते हैं, गाइड करते हैं, और सबसे पहले तो आप उनको समझाएं कि नथिंग इज़ परमानेंट। जब वो वाला समय परमानेंट नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो सब कुछ गया। और मैं देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस दबाव को झेल नहीं पाए,
और कई लोगों ने तो मैं साइड तक कर लिया। ऐसा नहीं कि छोटे लोग जो बेचारे गरीब व्यक्ति थे जिन्होंने 10-20-50 लाख रुपए का लोन ले लिया 1-2 करोड़ का, उनको आप लोग बोल सकते हैं गरीब व्यक्ति थे, क्योंकि लोगों ने करोड़ों करोड़ हज़ारों करोड़ रुपए के लोन ले रखे हैं, वो उनकी नज़र में अमीर व्यक्ति हैं। पर वो लोग क्या है, कभी वो भी ऐसे दबाव में आ जाते हैं कि इस प्रेशर को झेलने की बजाय सुसाइड कर पाते हैं, खुद भी चले गए, पीछे भी सारी की सारी चीज़ों को छोड़ गए। तो लोगों के पास ना हेल्प नहीं मिलती, और कोई ऐसा व्यक्ति मिल नहीं पाता कि जो उसके कंधे पे हाथ रख के बोले कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि ऐसे समय में उनको अपनापन चाहिए और साथ में गाइडेंस चाहिए। तो ये सारा का सारा प्रोसेस है जो अनस्ट्रक्चर तरीके से, और जो एक ऐसा सिस्टम बन गया जो एंड यूज़र लास्ट में जाके मर जाता है। अगर वो कोर्ट में भी जा रहा है तो भी लंबी लंबी उसके लिए तारीखें मिल रही हैं। दूसरा, पैसे होते तो वकील करता। कोर्ट का ना सिस्टम थोड़ा लंबा भी है और हर जगह पैसे से रिलेटेड, और कोई उसकी सुनने को राजी नहीं है क्योंकि इंडिविजुअल व्यक्ति है। पर यहाँ देखेंगे जहाँ भी इन लोगों ने अपनी कंसोर्शियम बना ली, ग्रुप बना लिया, फिर अगर उस लड़ाई को लड़ते हैं या उसको आगे करते हैं तो अधिकतर चीज़ें उनके हक में होती हैं। जैसा जेपी के साथ हुआ था अभी नोएडा में, है ना, सारे लोग इकट्ठे आ गए, फिर उन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे जेपी हो गया, यूनिटेक हो गया, सुपरटेक हो गया, ऐसे बहुत सारे बिल्डर हैं जिसके अंदर बेसिकली ये लोग कंसोर्शियम फाउंड कर लेते हैं, एओए फाउंड कर लेते हैं। उसके बाद बिल्डर के ऊपर जो भी एक लीगल कार्रवाई है, जैसे अधिकतर लोग देखेंगे कि एनसीएलटी में चले जाते हैं, तो एनसीएलटी के माध्यम से भी अधिकतर उनका एक जो फैसला आता है वो अधिकतर आप देखेंगे जनता के हक में ही आता है, क्योंकि जो दबा हुआ है, जो कहीं ना कहीं शोषित है, परेशान है, तो जज साहब भी देखते हैं कि क्या वो हो सकता है। पर ना बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाता है, कई सालों लग जाते हैं, और इस पूरे साल में उसको तो उसका घर अभी नहीं मिला। फिर ईएमआई के अभाव में भी उसका अकाउंट एनपीए हो गया, उसको आज अगर जरूरत पड़े तो उसको कोई दूसरा बैंक लोन नहीं देता, क्योंकि वो कहता है जी आपका तो सिविल खराब है। वो भूल जा रहे हैं उसका सिविल खराब नहीं है, ना उसकी इंटेंशन खराब है, उसका वक्त खराब था कि वो ऐसे प्रोजेक्टों में फंस गया जो वो चाहता नहीं था। उसने क्या गलती करी, उसने बैंक पे ट्रस्ट करा, उसने भारत सरकार पे ट्रस्ट करा जिसने उस बिल्डर को ज़मीन दी, उसने उस बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट करा। पर पूरे ही प्रोसीजर के अंदर जो मरा वो सिर्फ वो आम आदमी मरा, क्योंकि बिल्डर तो मरा नहीं उस चीज़ में। बिल्डर तो क्या है, एक कंपनी, एक अलग आइडेंटिटी हो गई, उसकी पर्सनल असेट्स गवर्नमेंट ने टेक ओवर करी नहीं करी एक अलग विषय है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो परेशानियां हैं उसको सिर्फ वो एंड यूज़र ही भुगतता है। और आप देखेंगे इतनी आती हैं, इतनी स्कीम्स आती हैं, हर स्कीम्स में जो सरकार करती है बेनिफिट सिर्फ बिल्डर का है। उस जो बेचारा परेशान जो उस बोरोवर है उसके लिए कोई स्कीम नहीं है। जैसे भी आप देखेंगे कुछ समय पहले 0 पीरियड स्कीम आई, जिसके अंदर बिल्डरों का इंटरेस्ट वगैरह था उसको माफ़ कर दिया गया, पेनल्टीज़ माफ़ कर दी गई। कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पर रजिस्ट्रियाँ नहीं खुली, क्यों? क्योंकि बिल्डर का अकाउंट बहुत सारा बाकी था जो अथॉरिटी के अंदर पे करना था। तो कोर्टों के जजमेंट आए, चलो जी लोगों के भले के लिए आप इस मकान को बनाओ, आपका पैसा हम माफ़ कर देते हैं ताकि लोगों को उनका घर मिले। तो इससे तो बिल्डरों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि उनके पैसे माफ़ हो गए, उन्होंने वो पैसे जो मिले थे उनको सारे कहीं और लगा दिए, और अब क्योंकि उनका सारा पेनल्टीज वगैरह माफ़ है तो ये तो उनका फ़ायदा ही हो गया पूरा का पूरा। इसमें जो कॉमन इंसान जिसने इन्वेस्ट किया है, चलो उसको तो इवेंचुअली मिल जाएगा घर, लेकिन इससे तो एक बहुत ईजी इन्वायरमेंट बन गया रियल एस्टेट वालों के लिए कि करो फ्रॉड और माफ़ तो हो ही जाएगा। एक्चुअली आप जो कह रहे हैं ये दर्द है, पर यही कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो पार्शली ये सच भी है। अभी पिछले इतने लंबे समय में जो सरकार ने, जो कोर्ट ने जो कदम उठाए हैं, बड़े सराहनीय कदम उठाए हैं जिससे लोगों का घर मिले। पर आप देखें कि सरकार तो चाहती है कि जनता का भला हो, आदरणीय कोर्ट भी, सुप्रीम कोर्ट भी लास्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो अभी जेपी से रिलेटेड चल रहा था या अमरपालिका था, अभी सुपरटेक के मामले में भी, और भी बहुत सारे बिल्डर हैं जिसमें कोर्ट बीच के अंदर इंटरफेयर करती है और उनके ऊपर मामला अगर जाता है तो उसके अंदर कोर्ट का मेन मोटो है किस तरीके से लोगों को उसका घर मिले। पर इसमें इसकी आड़ में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो सा बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं वो बिल्डर जिनकी इंटेंशन खराब थी वो लेते हैं। और लास्ट में अगर मान लीजिए कोई बोरोवर था, उसने वो प्रॉपर्टी उसमें ली, आज उसको 10 साल बीत गए और वो चाहता नहीं है मुझे यहाँ से निकलना है, एग्जिट करना है, तो रजिस्ट्री तो होती नहीं है। और मान लीजिए बिल्डर ने बना के भी दे दिया उसको, तो बिल्डर का ड्यू इतना ज़्यादा अथॉरिटी के अंदर बाकी है, वो क्या करें, ट्रांसफ़र के लिए उसके पास जाएगा। तो बिल्डर उसके अंदर लाखों रुपए, कई बिल्डर आप देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर 1000 रुपये 1100 रुपये पर स्क्वायर फीट ट्रांसफ़र चार्जेस लेते हैं, जो कहीं भी कानून के हिसाब से जायज़ नहीं है, लीगल नहीं है, 100% इलीगल है। तो इसके अगेंस्ट तो कर सकते हैं, लोग करते भी हैं। पर आप देखेंगे तो कड़वा सच यही है और दुर्भाग्य की बात यह है कि इन लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं है उस चीज़ में। जहाँ पर लोगों ने एओए बना ली, फॉर्मेशन होगी, वहाँ पे तो ठीक है, जो प्रोजेक्ट रुके हुए थे बन गए। पर जब मैटर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र का आता है और जहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, तो गवर्नमेंट के बायलॉज में कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि बिल्डर इज ऑथराइज टू टेक अ ट्रांसफर
चार्जेस किसी भी तरीके से कहीं नहीं है। पर जब भी कोई व्यक्ति प्रॉपर्टी बेचता है तो सारे तो मिलके एक साथ बेचते नहीं हैं, वो तो 1 बाय 1 जाते हैं। बिल्डर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और उनसे लाखों रुपए प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र चार्जेस के नाम पे ले लेता है। पर अगर रजिस्ट्री होती तो किसी भी व्यक्ति को बिल्डर को ट्रांसफ़र चार्जेस क्यों देना पड़ता? गलती बिल्डर की, बनाया बिल्डर ने नहीं, डिले बिल्डर ने करा, जो छूट मिली, जो एक्स्ट्रा लीवरेज मिली वो बिल्डर को मिली। मरा बेचारा वो एंड यूज़र जिसका कोई दोष नहीं था सिवाय इसके कि वो एक इनोसेंट व्यक्ति था और उसने विश्वास करा इस प्रशासन पे, शासन पे, बिल्डर के ऊपर, बैंक के ऊपर, वो मर गया। पर कहीं भी आप देखें तो इस पूरी घटनाक्रम में सिर्फ वही है जो सबसे ज़्यादा पिसता है और अपने आप को अकेला पाता है। और फिर वही है जो स्ट्रेस में रहता है लोन के, जिसको नोटिसेस मिलते हैं और वो फंस चुका होता है। एग्जैक्टली। और इतना फंस चुका होता है कि वो ड्रिवन होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं, इससे निकल तो जाएंगे कम से कम। पर और उधर ही फिर आप आते हैं जहाँ आप उनको मदद कर पाते हैं। तो आप सबसे पहले क्या देखते हैं, मतलब व्हेन यू आर हेल्पिंग समबडी, तो प्रोजेक्ट के बारे में पता करने के बाद में और लोन क्या है, फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एक्चुअली क्या, सबसे पहले हम ना कुछ नहीं देखते हैं, हमारी पूरी की पूरी टीम सबसे पहले उस व्यक्ति विशेष को देखते हैं जिसके साथ वो बीत रही है। कारण क्या है कि ये तो एक प्रोसेस है लीगल या टेक्निकल, जो भी सारी सिचुएशन है कि उसके साथ आगे फर्दर क्या चीज़ें चल रही हैं, बैंक क्या नोटिस दे रहा है या उसके ऊपर और क्या लिटिगेशन है, इन सारी चीज़ों के हिसाब से हमारे संविधान के अनुसार भी अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़रूरी है आप जीवित हैं, आप ठीक है तो सब कुछ है। और यहाँ पे तो आपकी गलती कुछ है ही नहीं। और मान लीजिए अगर आपकी कहीं गलती हो भी गई तो उस गलती की रेमेडी है ना उस चीज़ के लिए। कोई आपने कोई क्राइम ऐसा किया नहीं है, आप फंस गए किसी ना किसी तरीके से और लोगों ने गलत करा और आप फंस गए, जिसके अंदर आप निर्दोष थे 100%। अब इस तरीके में जब हमारे पास ऐसा केस आता है या कोई कंसल्टेशन आती है तो हम सबसे पहले उसको समझाते हैं, आप ना हर चीज़ को थोड़ा लाइटली लीजिए, किसी चीज़ को इतना ओवरबर्डन मत लीजिए कि आपको परेशानियाँ हो जाएं, क्योंकि कुछ नहीं पता। इस वैसे आप शरीर देख रहे हैं, मनुष्य की संरचना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही है और धीरे धीरे लोगों के जवान बच्चों से लेके सबके हार्ट अटैक होते जा रहे हैं, किसी का ब्रेन स्ट्रोम होता जा रहा है। इस टाइम तो सबसे ज़रूरी चीज़ है आप स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो आप परेशानी में अपने को भी डालेंगे और अपनों को भी डालेंगे। पर इन लोगों की यही तो परेशानी है कि लोन इतना बड़ा है और पता नहीं कि अगर लोन नहीं दिया तो होने क्या वाला है। एक्चुअली क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कोई बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। कारण क्या है उस चीज़ का, अधिकतर व्यक्ति जो फंसते हैं वो इसलिए फंसते हैं कि उनको पता नहीं कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। दूसरा, वो अपने आप को बड़ा अकेला महसूस करते हैं। अगर उस समय कोई व्यक्ति उनके कंधे पे हाथ रख के कहता है चिंता मत कर मैं आपके साथ हूँ, तो मेरे को लगता है कि 90% चीज़ें तो वहीं उसी टाइम सेटल हो जाती हैं। जो 10% जो एक प्रोसेस है, जो प्रोसीजर है, वो उस टाइम हो जाता है कि जब मान लीजिए आपके पास लीगल नोटिस आ गया। तो लीगल नोटिस का मतलब ये नहीं कि आपके खिलाफ कोई फैसला आ गया। लीगल नोटिस का मतलब है एक बैंक ने अपना प्रोसीजर स्टार्ट किया है, ना कि वो प्रोसीजर ख़त्म किया है। उसके अंदर जब आप देखते हैं तो बैंक जब आपसे पैसा रिकवर करता है तो जनरली बैंक के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो सरफेसी को फॉलो करता है या फिर डीआरटी को। अधिकतर जितने भी प्राइवेट बैंक हैं वो सरफेसी को फॉलो करते हैं। कारण क्या है, उसमें जल्दी आपसे पैसा रिकवर हो जाता है। एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, सरफेसी और दूसरा डी। ये 2 इसके अंदर होते हैं, एक सरफेसी एक डीआरटी। यानी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अगर आपसे पैसा रिकवर करना है तो या तो वो सरफेसी एक्ट के अकॉर्डिंगली आपको करेगा, जो विद कंपेयर टू डीआरटी बड़ा आसान होता है। और डीआरटी का मतलब बैंक के लिए अपना लोन रिकवर करना। और डीआरटी बेसिकली क्या हो गया, आपका एक डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स हो गए, जिसके अंदर एक जो गवर्नमेंट बैंक हैं और कुछ कैटेगरियाज हैं जिसको उन्होंने फॉलो करते हुए थोड़ा लंबा समय लगता है। जब सरफेसी के अकॉर्डिंगली आप करते हैं तो बैंक जनरली एक आपको नोटिस भेजता है, दैट इज कॉल्ड सेक्शन 13/2 13(2) जिसको बोलते हैं। एक सेकेंड, ये सरफेसी और ये जो डीआरटी ये जो दोनों हैं, ये प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक सबके लिए है। अगर आपको अपना पैसा रिकवर करना है, कोई भी बैंक हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, पर जिनको जल्दी पैसा रिकवर करना होता है वो सरफेसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। इसमें बैंक जब आपका अकाउंट एनपीए हो गया, अब बात करते हैं एनपीए क्या होता है। एनपीए का मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। बैंक ने जब आपको लोन दिया तो उनके रिकॉर्ड में एक आपका अकाउंट बन गया। जब आपने 90 दिन तक उसकी किस्त नहीं दी, ईएमआई नहीं दे पाए, तो आप 3 महीने, तो बैंक ने आपके अकाउंट को एनपीए कर दिया। एनपीए करने के बाद एक बैंक आपको नोटिस भेजता है टू रिकॉल द मनी, जिसको सेक्शन 13/2 बोलते हैं, 13(2) सरफेसी एक्ट। 60 दिन का जनरली आपको उसमें टाइम मिलता है। 60 दिन के अंदर आपको उसका जवाब देना है। अधिकतर लोग क्या गलती करते हैं, जब बैंक का नोटिस आ गया तो बैंकर से बात नहीं करते। और विश्वास मानिए, इस पूरी समस्या के अंदर बैंकर आपका सबसे बड़ा दोस्त है, ना कि आपका दुश्मन।
जो आपको बता सकता है क्या करना है। आपको बता सकता है, बचा सकता है, और जब आपको जरूरत थी तो बैंकर ने तो आपको पैसा दिया ना। जब रिश्तेदार आपको नहीं देता तो बैंक मदद करता है। जब कोई भी आपका आस पड़ोस में कोई रिश्तेदार, अपना सगा कोई पैसा नहीं देता तो बैंक करता है। दिक्कत कहाँ हो जाती है कि जब बैंक से आपके ऊपर कोई कार्रवाई करता है या बैंक से पैसा मांगने के लिए आपका एक प्रोसीजर फॉलो करता है, तो बोरोवर को लगता है कि बैंक उसके खिलाफ जा रहा है या उसके अगेंस्ट जा रहा है, दुश्मनी हो गई। यहीं पे जो सा बोरोवर है सबसे बड़ी गलती करता है। अगर वो ओपन माइंड से, खुले दिल से उनसे अगर बात करे तो विश्वास मानिएगा 99% जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे सोल्व हो जाती हैं, क्योंकि बैंक के हाथ में है, बैंकर के हाथ में। अगर कहीं जेन्युइन परेशानी में है तो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हो जाता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। कहीं रुके हुए प्रोजेक्ट में तो अलग अलग डेविएशन मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाते हैं, आपको टाइम मिल जाता है। मतलब ऐसे रास्ते हैं कि अगर बैंकर और आप अगर ढंग से ताल मिला, अगर बैंकर और आप अगर एक साथ काम करें एज अ टीम, बैंकर का ना मेन मोटो आपको मारना नहीं है, ना ही आपकी प्रॉपर्टी को बेचना है। उसका सिंपल सा मोटो है अपना उसको पैसा कैसा रिकवर हो। और मान लीजिए गलती से आपने ऐसे किसी प्रोजेक्ट में लिया हुआ जो प्रोजेक्ट अभी बना ही नहीं है, तो परेशानी तो बैंकर की भी है ना, क्योंकि उसको कैसे रिकवर करेगा। तो बैंक भी मदद करता है कि प्रोजेक्ट रिवाइव हो। इसके लिए वो बिल्डर से भी बात करता है कि आपको कुछ रिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, लोन और चाहिए हो क्या करके। जो बोरोवर हैं उनसे भी बात करता है। और बैंक आज के तारीख में जो बढ़िया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बड़े, वो स्ट्रेटजिस्ट को हायर करते हैं, प्रोफेशनल को, जो एडवाइजर और कंसल्टेंट की तरह होते हैं, जो स्पेशलाइज हैं इस चीज़ के लिए कि जो भी डिस्ट्रेस असेट्स हैं उसको किस तरीके से करें, किस तरीके से रिवाइव करें उन प्रोजेक्ट को, किस तरीके से जो बैंकों का रियल एस्टेट एनपी है स्पेशली उन प्रोजेक्ट में जो भी बने ही नहीं है। जितनी मुश्किल बैंक, हमें लगता है कि बैंक हमसे पैसा वसूल कर रहा है और बैंक को लगता है कि आपसे कर लेगा, इतना आसान नहीं है बैंक के लिए उन प्रोजेक्टों में पैसा आपसे लेना जो बने ही नहीं है, जो रुके गए हैं। क्योंकि कोर्ट का भी डंडा है, उधर डायरेक्शन बहुत सारे हैं, तो इतना आसान गेम नहीं है। आसानी सबके लिए तब है जब, जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, जब वो एज अ टीम बात हो जाती है तो उसमें बोरोवर का भी भला है, बैंकर का भी और बिल्डर का भी। और जितने भी आप देखेंगे पिछले 3-4 साल में जितने भी रुके हुए प्रोजेक्ट रिवाइव हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट, आउट ऑफ 180% प्रोजेक्ट ऑलरेडी रिवाइव हो चुके हैं, वो तभी हुए जब सबने एज अ टीम काम किया है। अगर बिल्डर की इंटेंशन ठीक थी तो उन्होंने बिल्डर के साथ ले जाके, और बिल्डर की इंटेंशन ठीक नहीं थी तो कोर्ट के माध्यम से उस बिल्डर को हटा के दूसरे किसी डेवलपर को लेकर आए, और या को डेवलपर या या दूसरे बिल्डर को प्रोजेक्ट उन्होंने दे दिया, और टीम की तरह सबने निगरानी रखी उसमें, कोर्ट ने भी, बैंक ने भी, बोरोवर्स ने भी, और जो सा बिल्डर है, तो प्रोजेक्ट रिवाइव हो गए। इसमें फ़ायदा बैंक का भी हुआ, बिल्डर का भी हुआ, बोरोवर का भी हुआ। और विश्वास मानिए अगर ऐसे सिचुएशन में अगर आपने भी किसी ऐसी प्रॉपर्टी में घर लिया हुआ है जो अभी तक बनी नहीं है, तो उसमें अगर आप ढंग से कम्युनिकेट करते हैं, मिलते हैं और अपनी बात को आप लिखित रूप में दे पाते हैं बैंक को, बिल्डर को, या अगर किसी वजह से आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई हो जाती है, आप उसे भागे नहीं, घबराएं नहीं। जब बैंक ने आपको सेक्शन 13(2) का नोटिस दिया टू रिकॉल द मनी, उसी टाइम अगर आपने बैंक को लिख के जवाब दे दिया कि मेरे साथ ये परेशानियां हैं, तो बैंक आपका पूरा सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि बैंक आपकी प्रॉपर्टी को बेच देगा। तो ये जवाब फिर लीगली होता है, आप उसको दे सकते हैं। उसके लिए आपको किसी अधिवक्ता की, किसी एडवोकेट की जरूरत नहीं है, आप खुद भी उसको दे सकते हैं, बस भागे नहीं। दिक्कत कहाँ होती है जब आप भगते हैं तो बैंक को लगता है कि नहीं यार ये तो एस्केप रूट ढूंढ रहे हैं, और जब आप सामने खड़े हो जाते हैं तो बैंक को लगता है नहीं, व्यक्ति जेन्युइन है, हालात खराब हैं, नीयत खराब नहीं है, वो चाहता है मैं पैसे दूं, पर कैसे दे। या तो बैंक की EMI दे और अपने बच्चों को मरवाने दे, या वो अपने बच्चों को सर्वाइविंग स्टेशन पे रखे, और जिस तरह जैसे करके रिकवर होंगी चीज़ें हो जाएंगी। तो इस तरीके से मेरे को लगता है कि अगर आप ढंग से अगर किसी के साथ बात करके उसकी समस्या को समझते हैं और एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली, तो सबका भला है उसमें, बोरोवर का, बिल्डर का, बैंक का, सबके लिए अच्छी चीज़ें हैं। तो आप बोल रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से ये चेंज हुआ है और अब सबकी सपोर्ट से जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे वो रिवाइव हुए जी। तो इसके पीछे गवर्नमेंट का क्या रूलिंग रहा है? मतलब ये अगर एक एसोसिएशन लेके जाता है कोर्ट के पास में कि हमारा इसमें इन्वेस्टमेंट है और ये प्रोजेक्ट रुक गया है, सो हाउ एंड व्हेन डिड द चेंज कम? और अगर अब कोई ऐसा प्रोजेक्ट रुका हुआ है तो कोर्ट के पास जाके वो क्या साइट कर सकते हैं कि सी दैट प्रोजेक्ट वाज रिवाइव्ड, सो हेल्प अस टू, सो व्हाट इज दैट रूलिंग लाइक? एक्चुअली क्या है, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हमेशा टीम में रहें। आप अकेले हैं कुछ नहीं कर सकते, पर आप सब यूनिटी के अंदर आ जाते हैं, आप सब इकट्ठे हो जाते हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। जब आप एज ए एसोसिएशन कहीं भी जाते हैं, चाहे आप उसके बाद आप चाहें तो रेरा के अंदर जाएं, सारे के सारे लोग, जब आपके साथ कुछ भी हो रहा है सबसे पहले कम्युनिटी बनाएं, उस कम्युनिटी के बिहाफ पे एक एसोसिएशन बनाएं, उस एसोसिएशन के बिहाफ पे सारी की सारी कम्युनिकेशन करें।
चाहे वो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट जो भी आप जहाँ पर भी हैं रेरा के अंदर करें, चाहे आप कोर्ट में चले जाएं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, रेरा में शिकायत कर दी, फिर उसके बाद एनसीएलटी में चले गए, और इसके अलावा जिसका जैसे मन करा। पर ये दोनों तीनों ही जो से प्लेटफॉर्म हैं ये बहुत अच्छे हैं, और इसमें आप देखेंगे एट द एंड ऑफ द टाइम बोरोवर को बड़ा रिलीफ मिलता है। और जो बिल्डर सच्ची में कुछ करना चाहता है, इंटेंशन ठीक है, उसके लिए भी पब्लिक और प्राइवेट ये दोनों तरीके से ही गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स हैं। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो ऐसे रुके हुए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, और उनका दो ही मोटो है, किस तरीके से लोगों को घर मिले और जो इन्वेस्ट कर रहा है उसको अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल जाए। और विश्वास मानिएगा ये कितनी अच्छी इंडस्ट्री बनती जा रही है दिन पे दिन, और इतने अच्छे तरीके से, क्योंकि दोनों चीज़ें, आप पैसा भी कमा रहे हैं और आप दुआएं भी कमा रहे हैं। क्योंकि एक व्यक्ति के ना रोटी कपड़ा मकान एक बेसिक नीड के अलावा सपना है उसके जीवन का। जब उस व्यक्ति को मकान मिल जाता है ना, और जब आप ऐसे किसी व्यक्ति की हेल्प करते हैं तो वो इतनी दुआएं देता है। जनरली मैंने भी इतने लंबे समय में ये देखा कि जो भी लोग मेरे पास आए या जिनसे मैंने संपर्क किया, अगर उनमें से किसी का भी भला हुआ और किसी का भी इस परेशानी से निकले तो वो ना दुआएं ज़रूर देती हैं। और एक लेवल के बाद मुझे लगता है कि दुआएं आपके टफ समय में हमेशा आपको निकाल के बाईपास करके ले जाती हैं। और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है इस धरती पे जिस पे बुरा समय ना आया हो और या ना आए, पर आपके साथ क्या है। तो कोशिश ऐसी कीजिए कि एक ना परोपकार वाला भी सिचुएशन रहे। ऐसा नहीं कि किसी की मजबूरी का आप नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। एज अ मेंटर, एज अ फ्रेंड, उसको लगे कि यार आज मेरे साथ मेरा परिवार भी नहीं है ना, तो ये बंदा मेरे साथ खड़ा है। यही तरीका है। तो इस पॉइंट पे मैं पूछना चाहूँगी कि आप 22 साल से ये जो कर रहे हैं, दिस इज़ मोस्टली आउट ऑफ पैशन, है ना? आपका एडवोकेसी तो अलग चल रहा है, पर इस सेक्टर में ही आकर आपको ऐसा क्यों लगा कि मुझे लोगों की मदद करनी है जो स्ट्रेस में फंसे हुए हैं? वो किस पॉइंट से आपके मन में आया? एक्चुअली मैम, मेरे बाबूजी एक बात कहते हैं, पुराना बीमार आधा डॉक्टर होता है। और मैं भी इस चीज़ में बीमार रहा काफ़ी लंबे समय तक। मेरे भी अकाउंट एनपीए हुए, मैंने वो बर्बादी का समय देखा। और जब घर के बाहर जब पोस्टर लगते हैं, रिकवरी वाले लोग आते हैं, किस तरीके से आपसे बदतमीजियाँ करते हैं, गाली गलौज करते हैं, आपको जलील करा जाता है। और जब तक आपका अच्छा समय होता है तो हर कोई आपके साथ होता है। जब आपका टफ समय होता है तो अंधेरे में तो आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ जाती है। उस टाइम आप उस फेस को किस तरीके से कर रहे हो। मैंने भी देखा कि जब व्यक्ति के दिमाग में आता है ना, यार अब मुझसे झेला नहीं जा रहा, तो मैं सुसाइड ही कर लेता हूँ। तो मुझे पता है कि वो लेवल क्या होता है और वो सैचुरेशन पॉइंट किस तरीके से बच सकता है। वो तो बहुत एक्सट्रीम पॉइंट है ना, आपका स्ट्रेस का लेवल इतना बढ़ जाना चाहिए कि आप सोच रहे हो कि और रास्ता ही नहीं है, अब सुसाइड ही है। और ये आप बोल रहे हैं कॉमन है? ये बिल्कुल कॉमन है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किताबों में लिखा हुआ है। पर वो समाज आपका तभी तक साथ देता है जब तक आप उस समाज के काम के हैं, जब तक आप सक्षम हैं। जब आप कमज़ोर हो गए, अभी तक आप उनकी असेट्स थे तो आप उनके काम के थे, तो किताबें लिखी हुई आ गई कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जब आप उनके काम के नहीं रहे, उनको लगता है कि यार अब ये मेरे को फ़ोन करेगा तो मुझसे पैसे मांगेगा, ऐसा हो जाता है कि आप किसी को अगर हाय हेलो भी करने के लिए फ़ोन करते हैं तो आपका फ़ोन नहीं उठाएगा। कहीं आप मिल गए तो उसको लगता है यार मुझसे पैसे ना मांगे। और मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ कि मैंने लोगों को फ़ोन करा तो उन्होंने छुटते एक ही बात बोली, यार पैसे मत मांगियो। तो इंसान ना अपनी नज़रों में गिर जाता है। और उस टाइम उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं कि यार या तो परिवार के लिए जिए या परिवार के लिए मर जाए। तो कई बार मेरे को लगता है कि उस टाइम आपकी इंटरनल बॉन्डिंग विद योर फैमिली कैसी है। दिक्कत कहाँ हो जाती है, जब आपके साथ ऐसी कुछ परेशानी से आप जूझ रहे होते हैं तो एक तरफ तो आपको बाहर लड़ाई करनी है, फिर आपका परिवार भी आपका साथ नहीं देता, चाहे आपके पेरेंट्स हों, आपके हस्बैंड हों या वाइफ हों। तो मुझे जानना था डिस्ट्रेस सेल के बारे में। अब जिस इंसान को बेचना ही है पर मजबूरी में आके बेच रहा है, अब उसके इमोशंस जुड़े हुए हैं उससे और परेशान है, ऐसी प्रॉपर्टी को लेते हुए इंसान डरता है कि ये हम, स्पेशली हम जैसे लोग, हम डरते हैं कि ये डिस्ट्रेस सेल है, हम ले लेंगे तो उसके इमोशंस इस प्रॉपर्टी में हैं, वो हमारे साथ भी जुड़ जाएंगे। ये सोचना सही है या इसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए? देखिए, आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं, पर आप एक प्रैक्टिकल बात को सोचिए। एक्स बंदे की प्रॉपर्टी बिक रही है, आप नहीं खरीदेंगे तो कोई और खरीदेगा। दूसरी चीज उसकी तो बिकनी है ना। तो मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है और आपके काम की चीज़ है तो आपको वो लेनी चाहिए। पहली चीज़, दोनों तरीके से बैंक प्रॉपर्टी बेचता है। एक तो जब व्यक्ति उसमें रह रहा होता है उसको बोलते हैं सिंबॉलिक पोजीशन में बेच देता है। ऐसा नहीं है कि जब आपकी बैंक अगर प्रॉपर्टी बेच रहा है तो खाली करा के बेचेगा, कई लोग खाली नहीं करते। तो उसका एक अलग प्रोसेस है जिसके अंतर्गत बैंक अपना पोजीशन लेता है कि सीएमएम से पोजीशन ले ली, डीएम से पोजीशन ले ली, वो भी कई तरीके से डीआरटी के माध्यम से भी पोजीशन मिल जाती है, सरफेसी में भी पोजीशन, मतलब कई तरीके हैं जिससे बैंक को प्रॉपर्टी पे कब्जा करने का अधिकार मिलता है। और जो व्यक्ति खाली नहीं करता तो बैंक के पास और बहुत सारे कानूनी
उपाय हैं जिनसे वो प्रॉपर्टी का कब्जा ले लेता है। जो इंसान प्रॉपर्टी में रह रहा है, मेरी प्रॉपर्टी है और उसमें कोई और रह रहा है और मुझे बेचनी है, वो निकल नहीं रहा है, तो किसी के रहते हुए भी प्रॉपर्टी बिक सकती है? हाँ, बिल्कुल बिक सकती है। उसको बोलते हैं सेल ऑन सिंबॉलिक पोजीशन। मैं खुद भी रह रही मेरी प्रॉपर्टी में तो भी बैंक निकाल सकता है? हाँ, निकाल सकता है और आपके रहते हुए भी बेच सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी बेचना अलग चीज़ है और उसको वैकेंट कराना एक अलग चीज़ है। दोनों ही अलग अलग सेक्शन है, अलग अलग कानून है, अलग अलग प्रोसीजर है। आप बता रहे थे कि कोई रह रहा है तो भी कर सकते हैं, आप ऐसी है, ये सब है। आप खरीदिए अगर कोई ऐसी चीज़ें आपको मिलती हैं, क्योंकि 99% प्रॉपर्टीज आपको वो मिलेंगी कि बैंक आपको वैकेंट पोजीशन में ही देता है, खाली करवा के। आप उनको जानते ही नहीं हैं। और 10% में अगर आप किसी को जानते हैं, कोई रह रहा है, तो आप चाहें तो बिफोर ऑक्शन भी, अगर वो स्पेशल केस है जिसके अंदर वो व्यक्ति रह रहा है, आपको लगता नहीं आपको उनसे बात करनी चाहिए अगर वो उस प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तो आप उनकी भी आप हेल्प कर सकते हैं कि हाँ भी आपने उनसे बात करी और एक एक्स रेट में आपकी डील सेट हो गई, जिसके बिहाफ पे आपने उनको पैसे दे दिए, उन्होंने बैंक को दे दिए, तो 2 पैसे प्रॉपर्टी आपको भी सस्ती मिल गई, उनका भी बैंक से पिंड छूटा और कहानी खत्म हो गई। तो आप नहीं खरीदेंगे, कोई और खरीदेगा। तो एक तरीके से डिस्ट्रेस सेल को आप एक कंफर्टेबल और हैप्पी सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोई प्लान भी है। इफ़ यू आर अ बोरोवर और आपकी तो प्रॉपर्टी बिकनी है, और मान लीजिए मैम नहीं खरीदेंगे, जितेंद्र अत्री नहीं खरीदेगा, तो कोई और खरीदेगा। तो वो तो करनी है। दुनिया ऐसे चलती हुई है, ऐसे ही चलती जाएगी। आप उसमें कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, और ज़्यादा सोच के भी इन सारी चीज़ों में, बस आपके द्वारा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। बेसिकली इंटेंशन अगर सही है, अच्छी है, तो फिर उसमें कुछ बुरा एग्जैक्टली, आपके द्वारा किसी का बुरा नहीं होना। नहीं। और अगर किसी को डिस्ट्रेस सेल वाले प्रोजेक्ट्स देखने हैं, तो सबसे सेफेस्ट कौन सी साइट है या फिर किसको कांटेक्ट करना चाहिए? देखिए, जैसे भी आपने एक बात पूछी, इसके अंदर जैसे मैं स्पेशली बात करूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा वगैरह या दिल्ली एनसीआर की, यहाँ पे जो सबसे बड़ी, अगर आप बायर हैं, मैं आपसे बात बोलूँ कि आप ही खरीदिए, यहाँ आपकी टीम हो, तो आप किस तरीके से खरीदें? आप इस पे बीइंग ट्राई टू अ डिस्ट्रेस इन्वेस्टर, साल दो आपने मान लीजिए आज आपको नया प्रोजेक्ट आप खरीदते हैं, तो भी 3 से 5 साल बाद बनता है। वो मान लीजिए 10,000 रुपये पर स्क्वायर फीट में है, पर आपको वही कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट 4,000 रुपये फुट में मिल जाता है। तो 10,000 रुपये में जो आज आपने नया प्रोजेक्ट खरीदा, वो 4 साल बाद हो सकता है 15,000 का हो, पर उसी के बगल में एक रुकी हुई बिल्डिंग है जो आपको आज 4,000 में मिल रही है, तो वो भी तो 15 में नहीं तो 12 में हो जाएगी। और वो 10,000 वाला 15 में हुआ, ये 4,000 वाला 12 में हुआ, यानी कि अगले 3 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपका वो पैसा 3 गुना हो गया। दूसरी, ये प्रोजेक्ट अधिकतर क्या है, कुछ समय पहले बिल्डरों ने किस काम करा, प्रोफाइल फंडिंग और मल्टीपल फंडिंग। बैंकों के साथ हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों के साथ मिलके कि जिनकी इंटेंशन ही बैंक को धोखा देना था, या सोसाइटी को धोखा देना था, या सरकार को धोखा देना, उन लोगों ने क्या करा, प्रोफाइल फंडिंग करी। उसमें जिनको वो जानते थे उनका प्रोफाइल ले लिया, उनकी लोन की कैपेबिलिटी थी तो उनके नाम पे लोन ले लिया, फिर एक ही टाइम पे 6 अलग अलग प्रॉपर्टियों पे लोन ले लिया, जबकि उसकी कैपेबिलिटी एक ही की थी। फिर कई बार बिल्डरों ने कुछ ऐसा भी काम करा जो भी कुछ समय पहले जजमेंट में भी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में भी थी, अखबारों में भी थी, कि एक ही प्रॉपर्टी को बिल्डरों ने 6-6 लोगों को बेच रखा है, और मजे की बात है सारे सरकारी बैंक हैं, तो आप क्या करोगे? तो ये बिल्डर ने डायरेक्टली बेचा है या? बिल्डर डायरेक्टली ही बेचता है। आज दे दिया मिस्टर एक्स को, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, 1.5 करोड़ का लोन ले लिया। पहले उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 4 करोड़ दिखा दी। अब दूसरे को जब 4 करोड़ रुपए दिखाई तो उसमें फिर 3 करोड़ रुपए लोन ले लिया, उसमें रह कोई नहीं रहा, या सेटिंग हो गई किसी से, दूसरी को वैकेंट प्रॉपर्टी की फोटो दिखा दी, फिर 1 साल बाद तीसरी। अब बैंकों की भी समस्या है कि उसको बेचे कैसे, क्योंकि फर्स्ट चार्ज एक्स बैंक का है, सेकंड चार्ज वाई बैंक का है, थर्ड चार्ज उसका है, और उसमें रह कोई दूसरा बंदा आ रहा है, तो अब क्या करें उसमें? तो ऐसी भी चीज़ें हैं। तो आप अगर एक बायर हैं, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं जिसके हिसाब से आप गूगल पे भी चेक करेंगे, जिसमें आपको ऑक्शन प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, और स्पेशली जो नियरेस्ट बैंक हैं, ब्रांच हैं, या स्पेशली कुछ ऐसे प्रोफेशनल हैं जो डिस्ट्रेस असेट्स मैनेजमेंट का या एज अ डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट की तरह काम करते हैं, तो उनके पास वही प्रोजेक्ट हैं जो रुके हुए हैं। आपको देसी भाषा में बात बोलूँ तो रुपए का माल 30 पैसे में मिल जाता है, यानी कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आपको 30 लाख रुपए में मिल जाती है। उसमें क्या है, कुछ पैसे हो सकता है बिल्डर के बकाया हों, कुछ बोरोवर के हों, कुछ बैंक के हों, सबको भी आप आपस में करते हैं, तब भी आप मार्केट से एक बहुत अच्छी डील को क्रैक करते हैं, और वो करनी चाहिए, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो बिल्डर उसको खुद ही कर लेता है। और ये बैंक की भी सबसे बड़ी समस्या है कि ऐसे बायर उसको मिलते नहीं है जो उनसे अटके हुए प्रोजेक्ट हैं। तो इस चीज़ में बिल्डर की मोनोपोली हो जाती है कि फिर वो बैंक को अपने मनमानी मर्जी के ऊपर सेटलमेंट करता है, और जब पैसे देने हैं तब, अगर आपने खरीद ली
तो आपको पैसे बैंक को देने 15 दिन से लेके 3 महीने में, पर बिल्डर उसको 2-2 साल लगा देता है। और आज उस प्रॉपर्टी का रेट 10,000 रुपये 12,000 में बिल्डर बेचेगा, पर बैंक को तो 2,000 रुपये देगा। तो कहीं ना कहीं आप एज ए डिस्ट्रेस बायर बन के सरकार का भी फायदा कर रहे हैं, बैंक का भी फायदा कर रहे हैं, और उस व्यक्ति का भी कर रहे हैं जिसने पहले लोन लिया था। कम से कम उसका लोन अकाउंट तो सेटलमेंट खत्म हो गया ना। तो वही चीज़ें हैं। हाँ, तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है इसके बारे में सोचने का। मतलब जैसे हम बहुत इमोशंस जोड़ के सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। और जितना फ़ायदा दिला सकते हैं जो सेलर है उसको दिला भी सकते हैं, वो भी उसका भी फ़ायदा हुआ एंड में। बिल्कुल हो सकता है। और 99% केसों में दिल्ली एनसीआर में जितनी भी प्रोफाइल फंडिंग थी, आप देखेंगे प्रोफाइल फंडिंग जैसे मैंने आपको बताया, या वो प्रोजेक्ट उनसे रुके हुए हैं, उसकी जो मलाई खाता है लास्ट में वो बिल्डर ही खाता है। बोरोवर होता नहीं है, बैंक मजबूर होता है, कोर्ट वगैरह करती क्या है, और लास्ट में इन्हीं को जितनी छूटें मिलती हैं, जितनी स्कीम बिल्डर के लिए आती हैं, उतनी कभी बोरोवर के लिए नहीं आती। जो कोई और ले रहा है, वो मान लीजिए बल्क में कुछ खरीद रहे हैं, उस बल्क के अंदर बहती गंगा में 1-2 छींटे आपको मिल जाएगा अमृत के, तो बुराई क्या है, आप भी उसको लीजिए। जब भी डिस्ट्रेस बायर बन रहे हैं तो मेरी बात को याद रखिएगा, पेशेंस लूज मत कीजिएगा, डरिएगा मत, क्योंकि जब भी आप एक डिस्ट्रेस बायर बनते हैं तो बिल्डर कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करता, कोऑपरेट नहीं करता। जैसे मान लीजिए आपने एक फ्लैट खरीद लिया 20 लाख रुपए में बैंक से ऑक्शन में, जब आप बिल्डर को बताएंगे मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, तो वो कहता भाई साहब मेरे से क्या पूछ के खरीदी, इस पे तो पहले कई केसेस चल रहे थे। होता कुछ ही नहीं, उसने आपको डराना है। फिर आप देखते हो अरे प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 80 लाख रुपए है, तो बिल्डर कहता है भाई नया फ्लैट तो मेरा 80 लाख रुपए का है, तो आपने 20 लाख की खरीद ली, आप एक काम करो डिफरेंस कितना हो गया 60 लाख रुपए, मेरे को 30 लाख रुपए और दे दो। तो आपको लगता है कि यार 20 लाख और 30 लाख 50 लाख रुपए देके 30 लाख तो सस्ती मिल गई। यही लोग गलती कर देते हैं उस चीज़ में, क्योंकि आपकी इस गलती की वजह से बिल्डर ने एक अपना फायदा कर लिया, और एक उसके दिमाग में हो गई कि जब भी कोई डिस्ट्रेस बाहर आएगा उसको मैं रगड़ूंगा। यहीं आपने 30 लाख रुपए उसको देने की बजाय किसी बढ़िया वकील के साथ आपने कंसल्ट करके उसके खिलाफ केस किया होता, तो आपके सारे पैसे बचते। और उसके लिए भी एक नई चीज़ हो जाती कि आज के बाद मैं किसी भी बायर को तड़पाऊंगा नहीं, परेशान नहीं करूंगा, क्योंकि जब उसके ऊपर लीगल कार्रवाई होती। पर लोग कहते हैं कि मेरा काम बन गया, बस बाकी सब भाड़ में जाए। वो ही एक थिंकिंग है। लेकिन ये कौन सी स्टेज पे आके ये बायर, डिस्ट्रेस बायर और बिल्डर का कम्युनिकेशन होता है जहाँ पे वो ये चीज़ रख सकता है कि नहीं यू गिव मी मोर मनी, वो कौन सी स्टेज पे होता है? एक्चुअली क्या है, जो एक्चुअल में उनसा डिस्ट्रेस बायर है, जब वो बैंक से कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो बैंक उसको 2-3 मेजर डॉक्यूमेंट होते हैं अलोंग विद ऑल देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। जितने भी पुरानी प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट है वो तो आपको मिलते ही हैं। साथ में जब आप एक ऑक्शन परचेजर हैं या डिस्ट्रेस बायर हैं, या बैंक कई तरीके से आपको प्रॉपर्टी बेच सकता है, जैसे कई बार तो ऑक्शन के थ्रू, और जब वो ऑक्शन में उसकी प्रॉपर्टी नहीं बिकती तो बैंक आपको सेटलमेंट करके भी प्रॉपर्टी दे देता है, जिसको काफ़ी सारे उसमें लीगल टर्म है अलग अलग नाम से। तो आपने वो खरीद ली तो बैंक आपको सेक देता है डॉक्यूमेंट जिसको बोलते हैं सेल सर्टिफिकेट, वो आपके लिए काफ़ी है। उससे आपका टाइटल सिक्योर हो जाता है कि आप उस प्रॉपर्टी के लीगल बायर हैं। दूसरा होता है पोजीशन सर्टिफिकेट, वो भी आपको मिल गया, यानी कि उस प्रॉपर्टी की पोजीशन है। अधिकतर बैंक जब भी आपको पोजीशन देते हैं उसकी फ़ोटो खींच के अपने सिस्टम पे अपलोड करते हैं और आपको दे देते हैं, तो आपके रिकॉर्ड में हो गए। आप जाएँ अपना ताला बंद करें, अगर प्रॉपर्टी बनी हुई है तो, अगर मान लीजिए नहीं अभी बनी हुई है तो तब भी उसके अंदर वो सिचुएशन हो जाता है, अगर स्ट्रक्चर वगैरह वो खड़ा हुआ है। और कई बार क्या होता है कि दरवाज़ा लगने लायक जगह पर बिल्डिंग में काम नहीं हुआ, तो इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, अपना दरवाज़ा लगाया, और अगर बिल्डर अवरोध उत्पन्न कर रहा है, मना कर रहा है, तो डीएम साहब से या सीएमएम से पोजीशन का वो किया, और अपने पुलिस बल और जो पटवारी वगैरह होते हैं उनकी हेल्प से जो एक लीगल प्रोसेस ऑफ पोजीशन है उसको फॉलो किया और कब्जा ले लिया। वो उनके गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में भी है और आपके भी। तो आप इसमें क्या करें, जब आपने कुछ ऐसी प्रॉपर्टी खरीद ली, उसके बाद बाकायदा जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस लगता है वहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे एक फ़ाइल दे दीजिए, उनको बताएं कि मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है, कृपया करके उसको अपने रिकॉर्ड में आप मेंशन करें, और कुछ भी फर्दर कुछ होगा तो मुझे आप कम्युनिकेट करें। पर उसको ना एक रेगुलर आप प्रोसेस में रखें, ऐसे नहीं कि आपने करा और भूल गया। याद रखिए सरकार के पास आपके लिए समय नहीं है, आपको अपनी चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए प्रायोरिटी नहीं है तो उनके लिए भी प्रायोरिटी नहीं है वो। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स तो पूरे पक्के हमेशा ही करने चाहिए। 99% बैंक की प्रॉपर्टी आप जब खरीदते हैं तो वो सेफ, सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि आप एक ऐसे पूरे लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर को और लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं जो आपके लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं। आप बीच में आपने मेंशन किया था सरफेसी और डीआरटी,
इसको एक बार, क्योंकि बीच में डीआरटी रह गया था, हमने उसका पूरा बात नहीं की थी, तो एक बार दोबारा से समझा दीजिए कि ये दोनों क्या है, डिफरेंस क्या है, और इसमें जो बायर है वो कहाँ अफेक्टेड होता है। मान लीजिए कि आप एक बायर हैं और आपका अकाउंट एनपी हो गया, यानी कि 90 दिन तक आपने पेमेंट नहीं करी। 90 दिन तक जब आपने पेमेंट नहीं करी तो बैंक ने आपको रिकवरी, लोन रिकवरी के लिए नोटिस भेजा, इसको 13(2) बोलते हैं। उसके बाद आपने कोई जवाब दिया तो ठीक है, आपने नहीं दिया, बैंक ने फिर 2 महीने बाद उसको सिंबॉलिक पोजीशन कर दिया और उसके बाद ऑक्शन निकाल दी बेचने के लिए। इस पूरे प्रोसीजर में समय में आपको लगता है कि बैंक ने कुछ आपके साथ गलत किया है, तो आप कहाँ पे कंप्लेंट करेंगे? तो एज अ बोरोवर आप जाएंगे डीआरटी। डीआरटी को मतलब बोलते हैं डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो इसी काम के लिए बना है कि बैंकों को उनका पैसा उगाही करने के लिए, या कोई सरफेसी से रिलेटेड अगर आपको कुछ इशू है तो आप एज अ बोरोवर भी वहाँ पे जा सकते हैं। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म बेसिकली बैंकों को उनका पैसा वसूल करने के लिए बने हैं, जो आउट ऑफ द कोर्ट, एक बाकी और सारी चीज़ों को हटा के जो स्पेशलाइज्ड वर्टिकल हैं इसी चीज़ के लिए। इफ़ यू आर अनसेटिस्फाइड विद द बैंक प्रोसीजर देन यू गो टू डीआरटी एज अ बोरोवर। और अगर बैंक को आपसे पैसा लेना है ऑक्शन के अलावा भी और भी किसी भी तरीके का, जो सिक्योर्ड असेट्स है उसके लिए सरफेसी हो गया, और भी किसी भी तरीके की रिकवरी हो गई जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की है, उसके लिए आपका डीआरटी हो गया। ये जनरली हर स्टेट के अंदर होता है। जब आप डीआरटी के अगर फैसले से आप अनसेटिस्फाइड हैं तो उसके आगे एक एपीलेट ट्रिब्यूनल है जिसको डीआरटी बोलते हैं। तो ऐसे से करके एक प्रोसेस है, और दोनों ही मीडियम हम कह सकते हैं कि बैंकों को उनका पैसा रिकवर करने के लिए है। अगर सिक्योर्ड असेट्स है तो सरफेसी है, जिसमें जल्दी अगले 6 महीने में भी आपका पैसा आपको रिकवर हो जाता है। डीआरटी का थोड़ा लेंथी मुक्त। समझ गई। तो जो सरफेसी है जिसमें आप बोल रहे थे कि 6 महीने के अंदर बैंक को उसका पैसा मिल जाता है, पर अगर बोरोवर के पास ही पैसे नहीं है, बैंकरप्ट है, तो फिर उस केस में क्या होगा? तो वो डीआरटी में जाएगा। अगर उसको लगता है कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो वो डीआरटी के अंदर किसी अपने एडवोकेट की मदद से जाएंगे और वहाँ पे अपने केस को रिप्रेजेंट करेंगे कि उनके साथ यहाँ करके गलत हुआ है, या बैंक ने गलत किया, या बिल्डर ने गलत किया। जो जो उनके रिलीफ हैं, जो उनको लगता है, वो उनको जो अधिवक्ता होंगे, उनके एडवोकेट होंगे, वो उसके अकॉर्डिंगली उनकी सिचुएशन के हिसाब से उनको डायरेक्ट करेंगे। कोई मुझे ऐसा केस बताइए आपका जो आपने इतने सालों में, कोई एक ऐसा केस जिसको करके आपको बहुत सेटिस्फैक्शन, आपको लगा कि हाँ इस दिन के लिए तो ये सब किया था, ऐसा कोई एक केस है? मैम ऐसे एक सही बताऊं, हर क्षण ऐसा होता है जिसको करने के बाद मेरे को बड़ा आनंद रहता है, हर क्षण, ऐसा कोई स्पेशली नहीं। पर हाँ एक चीज़ मेरे को याद है, एक ऐसे ही साहब थे मेरे, उनका नाम लेना ठीक नहीं, किसी माध्यम से आए दोस्त थे, उन्होंने किसी बिल्डर के पास एक प्रॉपर्टी खरीदी। अब वो प्रॉपर्टी बनी नहीं, बड़ी मिन्नतों के बाद, रिक्वेस्ट करने के बाद तो उन्होंने यूनिट को स्वैप कर दिया, पर वो भी दे दिया टॉप फ्लोर, जो ना बिक सकता था ना बन सकता था, और अंडर कंस्ट्रक्शन था। अब हम उनके पास गए, हमने कहा जी इसको बेचना है, आप इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। उन्होंने बोला जी 1000 रुपये लगेंगे। तो 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट था, 10 लाख रुपए प्लस जीएसटी। तो मुझे मेरे साथ लेकर गए, तो मैंने उनसे कहा सर ये तो इलीगल है। तो कह रहा वकील साहब आप ना कानून मत सिखाओ, कई वकील मेरे पास नौकरी करते हैं ऐसे। मैंने कहा सर आप बिल्कुल करते होंगे, आप इतने बड़े व्यक्ति हैं, पर कानून सिखाने की बात नहीं है, मुद्दा है सही और गलत का। ये एक व्यक्ति है जो आपकी वजह से पीड़ित हैं, आप इनको ख़त्म कर दो। कह रहा सर आपने शायद सुना नहीं, कई वकील मेरे पास नौकरी करते हैं। मैंने कहा सर जिनकी ज़रूरत है वो करते होंगे, पर मेरी ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने हमें चाय ऑफ़र करी, तो मैंने कहा सर अगली चाय तब पियेंगे जब भी ट्रांसफ़र फ्री करा लेंगे, और अगर कानून में अगर कुछ मेरे को समझ है या ऊपर वाले ने इस लायक बनाया है, जब इनको कंपनसेशन दिला देंगे। मैडम 1.5 साल लगा मुझे। 1.5 साल बाद 19 लाख रुपए रेरा के थ्रू उस व्यक्ति को मिले, ट्रांसफ़र फ्री हुआ। हम फिर गए उनके पास चाय पीने, चाय पी, मैंने कहा पहचाना? कह रहे नहीं। मैंने कहा दुनिया की सबसे महंगी चाय मैं पी रहा हूँ। कह रहे कैसे? मैंने कहा 19 लाख रुपए की चाय है, जो अभी गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डर करा, जो हमें पैसे मिल गए, और साथ ही ट्रांसफ़र चार्जेस। तो मैंने कहा 30 लाख रुपए की चाय तो बाबू जी अंबानी भी नहीं पी सकता, ये हमने पी है। तो बस वो याद रहेगा हम। ये बिल्डर के साथ हुआ? ये बिल्डर के साथ। अच्छी सेटिस्फैक्शन भी फील हुई। एक्चुअली क्या दूसरे लोग हैं मैम, जब आपकी वजह से किसी का भला हो रहा है ना, तो वो सबसे बड़ी सेटिस्फैक्शन है। और जैसे आपसे पहले भी निवेदन था कि जब आप देना सीखते हैं तो आप हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं, जब आप लेना सीखते हैं तो जीवन भर जब तक आप मरेंगे अनसेटिस्फाइड ही रहते हैं। क्योंकि वही है कि तीनों भूख, चाहे तन की, मन की, धन की, कभी भी शांत हो ही नहीं सकती। जब भी आप मरेंगे अनसेटिस्फाइड ही मरेंगे। वो तो डिमांड्स तो इंक्रीज होती ही रहेंगी ना, क्योंकि जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। अगर आप खुश, अभी इंटरव्यू लेते हुए हैं, मैं आपके साथ हूँ, तो हम खुश हैं। हम सोचे कंडीशन अप्लाई करके हम तब खुश होंगे।
तो कभी नहीं आएगा। कभी ने दूसरा क्या है, उसे चिंता कल की थी और वो मर आज गया। हम जब भी मरेंगे आज में ही मरेंगे, कल में नहीं। जी मैम। तो आपने बहुत सारे केसेस किए होंगे और बहुत सारा तो आपने, जैसे आपने कहा था दुआएं जो हैं वो मिलती हैं और वो काम आती हैं, वो तो बहुत मिली होंगी आपको। आपको थॉरोली ये क्या चीज़ है जो मोटिवेट करती रहती है? मैम मुझे लगता है कि जितने बड़े आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, ये करते हैं, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ये सब वो जब तक आप देख रहे हैं, या पेड प्रमोशन, या ये ऐसा कर लो, दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशन है जलालत। जिस दिन आप जलील होते हैं ना अपनी नज़रों में, उस दिन आप हर क्षण मोटिवेट होते हैं। कारण क्या है, उस क्षण ना आपके पास कुछ ऐसा रहता नहीं है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप डीमोटिवेट हों। उस टाइम आपको लगता है कि आप जीवित हैं ना, इससे बढ़िया मोटिवेशन कोई नहीं है। और जिस दिन आप अपनी मृत्यु को हर क्षण स्वीकार करते हैं, अपनी हार और पराजय को हर क्षण स्वीकार करते हैं और ये सोचते हैं जो प्रकृति का नियम है कि देना, और हर अच्छी चीज़ फ्री है। मैं फिर एक बात बोल रहा हूँ, जो आपको पैसे दे के लोग कहते हैं नथिंग इज़ फ्री इन दिस वर्ल्ड, जो साला फ्री नहीं है ना, क्षमा चाहूँगा, पर जो चीज़ फ्री नहीं है ना, वो चीज़ इतनी कीमती भी नहीं है। जिस चीज़ को आप खरीद सकते हो, इसका मतलब आप उसके बना सकते हो, तो ऊपर वाले ने तो आपको बना दिया और आप आगे कोई चीज़ बना रहे हो। तो सबसे ज़्यादा अनमोल कृति क्या है, वो आप हैं। ईश्वर ने तो पैसे नहीं लिए ना आपसे, आपको जीवन देने के लिए, आपको खाने पीने के लिए, सांस लेने के लिए। आज आपको हज़ारों करोड़ रुपये मिल जाए और आपकी नाक बंद कर दें, फ्री की आप पैसे लो, आप ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ला रहे हो, उस चीज़ के लिए भी वो बना भी तो फ्री की हवा से रहा है। कहाँ से बनाएगा? आप कह रहे हो जी ऑक्सीजन का फार्मूला, केमिकल का स्टूडेंट तो मैं हूँ नहीं, केमिस्ट्री का इसका, पर फॉर्मूला मिल कहाँ से रहा है? केमिस्ट्री भी तो प्रकृति के संसाधनों को इस्तेमाल करके बन रही है ना। प्रकृति की हर अच्छी अनमोल चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब मनुष्य इस चीज़ को समझ जाता है तो मुझे लगता है कि बेस्ट है। और जीवन में ना जलील जरूर हो, क्योंकि वो मोटिवेशन आपको मरते दम तक रहेगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ी मोटिवेशन कोई है नहीं इस धरती पे। जिस दिन आप अपनी नज़रों में गिरते हो बहुत अच्छा लगता है। और कम से कम आपकी जब उम्मीदें टूटती हैं ना, आप ना उम्मीद मत रखो कि यार ये कर देगा या ये कर देगा। 99% आदमी के जीवन नर्क यही हो जाता है कि जब कोई दूसरा कर देगा। और जब हम कहते हैं मेरे साथ जो बुरा हुआ वो उसकी वजह से हुआ और जो अच्छा हुआ मेरी वजह से, या तो गीता का सार पूरा ही पढ़ो तो पूरा ही मानोगे, अच्छा भी तूने किया, बुरा भी तूने किया। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्वसमर्थ, कि जो हो रहा है तेरी मर्जी से हो रहा है। आज आपके साथ मुलाकात हुई, ये विधि का विधान था, यही क्षण था। अगले क्षण क्या होगा वो भी विधि का विधान है। तो जिस टाइम बैंड बजने का समय आना है उस दिन टक देने से कहानी खत्म हो जानी है। तो जब तक जिंदा हो तब तक ऐसा कार्य जरूर करो कि आपको मजा आए। और जब सामने वाला कभी आपसे मिले ना, चाहे वो साइकिल पे हो, कार में हो, कहीं भी हो, तो रोक के ना गले मिले कि यार ये बंदा या ये बंदी है, तो वो जरूर रहना चाहिए। निस्वार्थ भाव से की हुई चीज़ भगवान नोट करता है। जो स्वार्थ भाव वाली आप चीज़ करते हो आप करते हो, और आपका मेरा जितनी देर का मतलब है उतनी देर तक ही होता है मनुष्य का। पर ईश्वर जब वो लिखता है अच्छा या बुरा, क्योंकि जितना मैं मानता हूँ ईश्वर ना अच्छा है ना बुरा है, वो नेचर है खेती की तरह, जो बोओगे कई गुना करके दे देता है। आपने अच्छा बीज डाला, आज मैं सोच रहा हूँ कि मैम के साथ बुरा करूँ, या मैम सोच रही हैं किसी के साथ, या कोई XYZ, तो विश्वास मानिए उसका कई गुना मल्टीप्लाई होके आएगा। पर जब बीज पड़ता है तो बीज अंधेरे में होता है, वो नहीं पता लगता। पर जब वो अंकुरित होता है, पौध बनता है, पौधा वृक्ष, फिर उसके फूल निकलते हैं, फिर फल, फिर हम कहते हैं हुआ क्या। पर प्रोसेस है, सिस्टम है। जब वो बड़ा हो जाता है आप वही चीज़ उगाइए जो आपको चाहिए। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े लोग हैं, अरबों खरबोपति हैं, एक पैसा किसके लिए है? परिवार के लिए और अपनों के लिए। और कहावत है कि पूत कपूत तो धन का है, पूत सपूत तो धन का है। अगर औलाद आपकी अच्छे हैं, परिवार अच्छा है, तो पैसे की ज़रूरत नहीं, अपने आप कमा लेंगे। औलाद निकम्मी है, बेकार है, अपने आप के खिलाफ हैं, तो आपसे ज़्यादा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति इस जीवन पे कोई नहीं है। तो आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो तो अच्छा कर दो, आप चाहते हैं आपकी बैंड बजे तो आप औरों की बजा दो, बस यही है। एक्चुअली हाँ, जो देंगे वही तो वापस पाएंगे। एग्जैक्टली। कुछ ईश्वर ना अच्छा है ना बुरा, जो आपने बोया वो आपको मिल गया और वो ही मिलना है। और आप 50 साल के बाद, 60 साल के बाद आप देखते हैं किसी के घर में बच्चे हैं, वो बच्चा ही मर गया। आप देख रहे हैं कि उसके एक बेटा है, एक बेटी है, उन सबके डाइवोर्सों के केस में वो उलझे हुए हैं। कुछ हो रहा है, किसी के बच्चे पागल पैदा हो रहे हैं, किसी के कोई तो कुछ तो ऐसा उसने किया ना। प्रकृति कह रही है ठीक है पैसा साथ नहीं जाएगा, लिख रहा हुआ है, पर उस पैसे को पाने के लिए या उस सक्सेस को पाने के लिए जो कर्म किए हुए हैं उसका तो हिसाब वो लेके छोड़ेगी। और आप जितना पैसा कमाते हैं 99% आप यूज़ कर ही नहीं सकते हो, आप दूसरों के लिए करते हैं। चाहिए हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो कर्जदार आपके घर में आए, चाहे आपके बीवी बच्चे बन के या और कोई जो आपका पैसा मार गए, वो कर्जदार से जिन्होंने आपसे पैसा लेना था, आपने उतना ही पैसा कमाना जितना आपने उनका देना है।
आपकी उतनी दिन जिंदगी है जितनी दिन आपने जिम्मेदारी है। जैसे जिम्मेदारी खत्म हो गई, ईश्वर के पास आपको देने के लिए कोई ग्रेस पीरियड नहीं है, बटन बंद करेगा, कहानी खत्म। तो वही सिचुएशन है मैम। अब ये लग रहा है कि आपका मोटिवेशन आता कहाँ से है ना? आप खुद ही अपने आप में मोटिवेशनल स्पीकर है। नहीं मैम, जैसा आपसे होता है जलील होना आप सीख लो, अगर उस जलालत को याद रखो हर क्षण, उस जलालत को याद रखो कि जब आप कुछ थे और जब आप कुछ नहीं रहे तो उस समय लोगों का रिएक्शन क्या था, तो आपका ना भ्रम खत्म हो जाएगा, उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। और जब भ्रम और उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सामने वाले के घर आप गए, उसने चाय पिलाई या नहीं पिलाई, किसी ने आपसे अच्छा बोला या बुरा बोला, आपको समझ आ जाएगा सब अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। आज अपॉर्चुनिटी है, उनको ज़रूरत है तो मैडम जी मैडम जी मैडम जी करके ज़रूरत के हैं, जब आपकी ज़रूरत खत्म हो गई तो आप खत्म हो गए। तो वही सिचुएशन है। जब मैं अपने बारे में बोलता हूँ, जैसे मेरा निकनेम जीतू है, तो मुझे याद रहता है ज़रूरत का जीतू। अगर किसी की ज़रूरत है तो उसके लिए जीतू है, ज़रूरत खत्म जीतू खत्म। बट इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ ग्राउंडिंग योरसेल्फ ऑल्सो, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ मैं हूँ, सबका भला मैं कर रहा हूँ, मेरे थ्रू इतने लोग खुश हैं, ऐसा नहीं है। यू आर वेरी ग्राउंडेड ऑल्सो कि ये आपके थ्रू हो रहा है और शायद पर्पस है, ये आपका लाइफ पर्पस है जो आप इतनी हेल्प कर पा रहे हैं। और लोगों को जो फंसे हुए थे, जो स्ट्रेस में थे, यहाँ तक कि खुदकुशी कर लेंगे उस स्टेज पर थे, वो आज बहुत सारे केसेस तो कम से कम ठीक होंगे आपके थ्रू। आपको ना लोग सुन पाएँ और सुन के उसको लगे कि आप उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। और जो समस्या आप देखेंगे छोड़ देते हैं, डिस्ट्रेस प्रॉपर्टी को छोड़ देते हैं। जितने भी लोग हैं कहीं ना कहीं आज के तारीख में हर किसी के साथ ये है कि कमाई कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। मेरे बाबूजी कई बार कहते हैं कहावत, डूबेगा भाई 3 जना, मतलब 3 लोग हमेशा डूबते हैं मरते हैं। पूंजी कम व्यापार घना, मतलब उनके पास पैसे कम है पर बिजनेस एक्सपेंशन इतना ज़्यादा कर लेंगे, उसके लिए उनको बैंक लोन लेना ही पड़ेगा। ताकत कम गुस्सा घना, भैया ताकत नहीं है शरीर में, पर शरीर पे इतना बर्डन डाल दिया काम के लिए, इसके लिए, सोशल होने के लिए, ये होने के लिए, शरीर की लिमिट है वो भी खत्म हो जाएगा। तो पूंजी कम व्यापार घना, ताकत कम गुस्सा घना और आमदनी कम खर्चा घना। आपके पास 100 रुपये कमाई है और खर्चे आपने 200 रुपये के पाल लिए। आपको पता है 200 रुपये के जूते पहन के भी काम चल सकता है, तो भैया 20,000 रुपये के काहे को कर रहे हो? काम चल सकता है। 300 रुपये की वाइट शर्ट पहन के भी काम में वकालत हो सकती है, वो 30,000 रुपये की भी। जब आप सोच रहे हो कि परमात्मा ने जो दिया है वो आगे के लिए, जिस दिन आप अपने आप को पोस्टमैन समझ लोगे, आपका जीवन बहुत बढ़िया बीत जाएगा। ऊपर वाला जब भी किसी को देगा, किसी ना किसी के माध्यम से देगा। तो आपकी औकात जब आप पोस्टमैन समझ लेते हो अपने आप को तो ज़्यादा अच्छा है। जिस टाइम आप समझते हो कि मैं ही सब कुछ, तो मैडम मैं का तो सर्वनाश निश्चित है। ऊपर वाले ने कराना है, जितनी देर कराना है आपसे करा लेगा। और उसने अगर आपको सौभाग्य प्रदान कर दिया कि आपके द्वारा कुछ अच्छा हो तो वो ज़्यादा अच्छा है। और कोशिश ज़रूर करें कि आपके जीवन में जब इसकी डुगडुगी खत्म हो, जब आप मरे ना तो अच्छे वाला मरे, बात खत्म। आहा या वहाँ का फ़र्क है। या तो जब आप मरें तो लोग कहें आह यार कैसा बंदा था भाई, बहुत अच्छा बंदा था पर मर गया, पर बहुत बुरा हुआ, आह जो दिल से निकलती है। एक कहें वाह 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 वाह, ऐसा घटिया आदमी था, मर गया, मज़ा आ गया जी, भगवान तूने सबसे बढ़िया काम करा कि इसको टपका दिया। तो वो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचते हैं कि आपके मरने के बाद लोग आपको कैसे याद करें। और जब तक आप जीवित हैं अपनी मृत्यु को हर क्षण याद रखें कि मरना है। जब घर पे पहुंच जाएं तो अपनी मृत्यु को याद रखें। मैं अभी घर पे भी होता हूं तो ज़मीन में सोना होता है। तो मेरी वाइफ पूछती है कि ज़मीन पे क्यों? मैंने कहा अगर बेड पे मर गया तेरा बेड खराब जाएगा, ज़मीन पे मर गया कम से कम तेरी सरदर्दी तो खत्म, कि उठा के फिर नीचे रखेगी, तेरे से नहीं उठा तो वहीं की वहीं कहानी खत्म हो जाएगी। 2-4 लोग आएंगे, थोड़ी देर रोएंगे तो उनके चाय वाय बनेगी, काट खत्म। तो मृत्यु याद रख के जीवन सबसे बढ़िया। और इसके लिए मेरे को लगता है कि ओशो से बेहतरीन कोई नहीं है, क्योंकि जब वो कहते हैं कि मैं मृत्यु सिखाता हूँ, तो शायद वो व्यक्ति ऐसा है जो आगे वाले कई हजार साल के लिए है। जीवन में हर किसी को एक बार ओशो जरूर सुनना चाहिए, जानना चाहिए। जो भी भ्रांतियाँ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। और एक हमारे मित्र थे जो कहते थे किताबें रिसाले ना अखबार पढ़िए, किताबें रिसाले ना अखबार पढ़िए, बस अपने दिल को रोज एक बार पढ़िए। आपको पता आप क्या कर रहे हैं? अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं, किसी और से पूछने की बात ही नहीं है। जब आप अच्छा कर रहे हैं तो घंटियां बजा रहे हैं, आपको लग रहा है कि भगवान देख रहा है। जब आप कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आपने आंख बंद करी, भगवान नहीं देख रहा। तो कहाँ वो सबको देख रहा, तो करता रहे। तो अभी करता जब तेरे रगड़ने का समय आएगा। इसलिए आप देखो बड़े बड़े एम्पायर कैसे खत्म हो जाते हैं। जेपी जैसा कभी खत्म हो सकता था? यूनिटैक और फलाना ढिमका, कितने लोग थे, हजारों करोड़ रुपए जो उन्होंने किया है वो वापस तो आना ही। सारी चीजें, इन लोगों को दुआओं बद्दुआओं से डर नहीं लगता था। सुपर टैक्स से लेके और सारी, एक घर ना बहुत बड़ी चीज होती है व्यक्ति के लिए। औरत के गहने बेच रहा है, अपने जीवन के 40 साल वो खत्म कर रहा है और अगले 20 साल फिर आपका लोन पे करेगा, उसको वो घर चाहिए।
वो अपने लिए नहीं चाहिए। अगर आप एक वर्किंग वुमेन हैं तो आप तो सुबह से लेकर शाम तक बाहर रहेंगे, आपको शाम को सोने आना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। बस आपके पास जो जीवन का कोई क्षण बीतना है, कभी महीने 2 महीने में 2-4 घंटे या 1 आध दिन, उस समय के लिए आपने वो घर लिया जिसको आप इंजॉय कर पाएँ, वो आप कर नहीं पा रहे और लोगों को लगता होता क्या है। तो जैसे आपने बोला था कितने लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं, उनको तो कितने लोगों की बददुआएं मिली। तो हो रहा है ना मैम उनका बुरा। ये सर्वनाश होना। तो वो निश्चित ही है, जब भी आप कुछ गलत कार्य करते हैं तो परमात्मा ना अच्छा ना बुरा, जो आपने बोया वो कई गुना होके मिलेगा ही मिलेगा। तो यही जीवन है, इतना मैं समझ पाया। हाँ, ये हमने पूरा एक फुल सर्कल ले लिया इस पॉडकास्ट में। जी मैम। बहुत अच्छी स्पिरिचुअल बातें भी की हैं मैम। सब आपने पूछा और वो सारी चीज़ें हो गई, क्योंकि ना तो मेरे को कुछ आता था इस चीज़ का ना कुछ, पर जो प्रैक्टिकल चीज़ है पता है कि समस्या क्या है। समस्या भी इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसको झेला है। हाँ हाँ। क्योंकि पुराना बीमार आधा डॉक्टर होता है, हम तो लंबे समय तक बीमार रहे, तो पता है ना दवाइयाँ क्या क्या लगनी है। तो वो सिचुएशन है। दोबारा मिलेंगे और इस बार स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बातें करेंगे। मुझे ये जानना होगा कि आपका जो ये स्पिरिचुअल एंगल है कहाँ से शुरू हुआ, क्या क्या पढ़ते हैं, कहाँ से? मेरे लिए भी बड़ी सौभाग्य की बात रहेगी, पर एक चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं है। जिस दिन आप खुद की नज़रों में जलील होना सीख गए, सारी स्पिरिचुअलिटी अपने आप आपके पास आ जाएगी, सारा तजुर्बा अपने आप आ जाएगा। बस यही है मैम। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।